हम हम अपनी जान की दुश्मन को हम जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दीवार में सुराग है साहेब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा, मगर हम इसे रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं गौतम कुमार 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारत में मैं अपना मत रखना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी का लौह तो 1857 में ही जल चुकी थी। वर्ष साल बनकर 1947 में भारत 1947 में आज़ाद करे। आज़ादी के पूर्व देशभक्ति कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते। मैं नहीं मानता कि राष्ट्र के 52 सेकंड खड़े हो जाना, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। अगर आप कहोगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा, फुटपाथ पर रहने वाले वो छोटे छोटे बच्चे जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? यह देशभक्ति नहीं, पेट की भूख की शक्ति है जो कि ऐसा करने पर मजबूर करता है। क्या हमारा राष्ट्र इतना संकीर्ण है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बसने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्र भाव से जो ऊपर उठकर जो भाव अपने मन में आता है वह देशभक्त है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति समर्पण भाव को ही देशभक्ति कहते हैं। अधिकार के पूर्व गणतंत्र प्रत्यत्व भाव को देशभक्त कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम देशभक्त है। हमारा यह देश पहले से शहीदों की लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब इसे शहारत पर बहते हुए खून की नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के नसों में खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है नई फौज की। भले बलिदान न हो, लेकिन उसका एक एक पल, एक एक खून देश के चरणों पर अर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना देशभक्त है। और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान देशभक्ति है। देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान देशभक्ति है। देशद्रोही समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना यह कब्र भी तेरी है, यह कब्रिस्तान भी तेरा है, यह कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं कहना चाहूँगा, हमारा यह देश विभिन्न वर्गों से बना हुआ है। जो एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है वह किसान वर्ग। वही किसान जिससे कच्चे घर की छत टपकती है लेकिन फिर भी बारिश की दुआ मांगता है और गुलशन दुआ मांगता है। वही किसान इसे और दूसरे और आजकल जो किसान की हालत हुआ है, किसान के खेत में फसलों की जगह पर भूख उगती है। तो जब किसी किसान के खेतों में फसलों की जगह भूख उगने लगी ना, तब किसान शहर में नौकरी करने लगे। यह बात चिंता का नहीं, चिंतन का विषय है। यदि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार लेकर जाता है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास क्यों नहीं आ सकता?
हमारा दूसरा विशेष वर्ग है युवा वर्ग, वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी जिम- जिम्मेदारी ये युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की आशाओं में बांधे रखने की वही युवा अब 4x4 छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों से घर्षण मात्र ऑनलाइन वीडियो की मौजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, यानी भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम न एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ शाम को मदर इंडिया देखने के बाद रात में अपनी पत्नी को पीटते हैं, जहाँ अपनी बहन को कॉलेज छोड़कर बाहर खड़ी दूसरे बहन पर नज़र डालते हैं, जहाँ अश्लील तस्वीर अपने मोबाइल में रखकर पत्नी को 7 इंच का घूंघट में छिपा कर रखते हैं, जहाँ अपनी माँ की काम को ना बोलकर उन्हें ना बोलने को कहकर उपदेश देकर घर से निकलते हैं। यही कारण है कि महिला की असुरक्षा मामले में हम चौथे स्थान पर हैं। इस समाज में महिला को आरक्षण नहीं, सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। जो महिला बेलन चला सकती है, बेशक मानिए कलम चला सकती है, सरकार भी चला सकती है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही असली राष्ट्र धर्म है, सच्चा देशभक्ति है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। बड़े बड़े सपनों देखने के लिए भरा जेबों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाणक्य नीति कहते हैं कि राष्ट्र का उदय और अष्ट दोनों ही शिक्षक के हाथों में होता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक वेतन के लिए नहीं बल्कि बच्चों के ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाए। जब एक शिक्षक बनना मजबूरी न समझा जाए। बात हम शिक्षा प्रणाली की करें तो जब अच्छे अभियंता की आवश्यकता था तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। जब एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता था तो हमने एम्स का गठन किया। जब एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन क्यों नहीं किया। जैसे हमारे प्राण बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है तो देश के प्राण और लोकतंत्र की सेहत एक आयोग के हाथ में कैसे सौंप देते हैं। राजनीतिक समय परहेज नहीं, राज करने की नीति से ऐतराज है। चुना हुआ उम्मीदवार जनता का राजा नहीं बल्कि जनता का सेवक होता है, तो जनता हर समस्या का निदान कर सके। लेकिन आज के दौर में राजनेता कुछ इस तरह समस्या निदान करते हैं, पहले आंख फोड़ देते हैं, उसके बाद चश्मे दाग देते हैं। मुझे तकलीफ तब होती है भोली भाली जनता कर्म और विचार देखकर नहीं, धर्म, पार्टी और प्रचार देखकर वोट करते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक पार्टी विरोधी पार्टियों की नीतियों के विरोध करने से पहले उसकी नीतियों को सफल बनाने में सहयोग करे। जब संसद में लड़ के नई नीतियों को समझकर फैसले ले। जब राजनीतिक में खेल में राजनीतिक नहीं देखी नहीं जाएगी। लोकतंत्र का आत्मा कहे जाने वाले मीडिया, अखबार और समाचार हमारे लोकतंत्र की इन्हीं आँखों से देखा, समझा और परखा जाता। अफसोस तो मुझे तब होता है जब
एक विशेष मुद्दा सुबह चाय पीने से शुरू तो होता है, अगले दिन पुराना अखबार हो जाता है। जहाँ एक विशेष मुद्दे की डेडलाइन हो जाती है और किसी चर्चित व्यक्ति की छींक हेडलाइन हो जाती है। जहाँ शाम में 6 बजे इस बात पर चर्चा हो रही होती है कि साईं बाबा हिंदू है या मुस्लिम। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मीडिया अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएगा और जब किसी सरकारी नीति की वाहवाही या विरोध करने से पहले उनका आकलन और अवलोकन करना सिखा पाएगा। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ हम समझ नहीं पाते कि गंगा को पूजित कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं। याद रखिए, हमारा राष्ट्र धर्म एक ही है, भारतीयता। वे तुम्हें हिंदू कहेंगे, वे तुम्हें मुसलमान कहेंगे, लेकिन तुम भारतीय होने पर अडिग रहना। याद रखिए, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु न कि मजहब के लिए, वो अपने हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया थे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में ज्ञान की रोशनी प्रकाशित करे। जहाँ चादर मस्जिद में नहीं बल्कि हर सर्द बदन पर उड़ाई जाएगी। जहाँ केवल शांति चर्च में नहीं बल्कि शांति तो भाइयों को मिलने के बीच में नजर आएगा। क्यों नहीं हम अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम को जोड़ने की पहल की जाए, जैसे अनाथ बच्चों की माँ बाप की प्यार मिल सके और बूढ़े माँ बाप का उसका उजरा घर पूरा परिवार मिल सके। मैं मानता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम की गिनती शून्य माना जाएगा। भ्रष्टाचार और काला धन हमारे देश के प्रमुख मुद्दा है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जनाब, न इंसान तो चढ़ जाता है, इंसानियत चोट खाती है। इस धन से सोने की चैन तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इस बात का मैं दावा करता हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले हर नागरिक हाथ बटाएगा। तकलीफ तो मुझे तब होता है जब शौच के दौरान कुंडी बंद करना और शौच के बाद हाथ धोना हमें विज्ञापनों के माध्यम से समझाए जाते हैं। पेड़ काट कर बनने वाली कागज सेब की तरह सूक्तियाँ लिखी जाती है, जहाँ प्यासू घर में गिलास को चैन से बांध कर रखी जाती है और सरकारी नलों की टोटियाँ चुरा ले जाते हैं। तो इस बात का क्या गारंटी है कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की सपनों का भारत चोरी नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हर एक नागरिक नैतिक रूप से संकीर्ण, चरित्र रूप से भ्रष्ट और मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मान्य मूल्यों आंकड़ों में छिन्न विपन्न रूप से माई अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करने से होगा, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। I being a Indian, I being a student, I being a symbol son of motherland, proud to India। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सड़क पर हमारे दिन रात रक्षा के लिए खड़े हर जवान को, पुलिस प्रशासन को, हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण का कल्पना कभी करना असंभव सा लगता है। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करें, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी हमें आगे ले जाने की नहीं, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने को।
अपने वतन को आगे ले जाने को। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हो मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलम बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारे जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।